हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। आज की जो क्लास है उसमें बात करेंगे हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो रीट की परीक्षा केंद्र बार बार जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को आराम से धैर्य के साथ में व्याख्या सहित पढ़ेंगे ताकि आसपास का पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। और हिंदी एक मासूम सा सब्जेक्ट है, इसका आपका एक भी प्रश्न जो है वो कभी गलत नहीं जाएगा। ठीक है, उससे पहले साथियों देखो कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं कि भाई राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। साथियों, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, उठाओ धनुष और निशाना साधो अपनी मंजिल का। अरे बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्षा शब्द, एक शब्द है अपेक्षा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो कौन सी संधि है, बताओ भाई। अपेक्षा शब्द के अंदर जो है वो कौन सी संधि है। रीट लेवल 2 और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, अपेक्षा शब्द के अंदर जो है वो कौन सी संधि है। ऑप्शन ए देखो दीर्घ संधि है, ऑप्शन बी व्यंजन है, ऑप्शन सी वृद्धि है, ऑप्शन डी गुण है। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अपेक्षा शब्द के अंदर जो है वो कौन सी संधि है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है डी, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह। अपेक्षा शब्द की बात करें तो इसके अंदर जो है वो गुण संधि है। ठीक है, संधि है गुण संधि। अब देखो, अब हम बात करेंगे अब यानी कि गुण संधि की। ठीक है, सबसे पहली चीज पहचान। ठीक है, कभी भी किसी भी शब्द के अंदर गुण संधि है। ठीक है, इसकी पहचान जो है वो कैसे करोगे कि भाई इसके अंदर जो है वो गुण संधि है। ठीक है, पहचान करने के इसके अंदर जो है वो दो तरीके हैं। पहला यह है कि जब कभी भी किसी भी शब्द के ऊपर इस प्रकार की एक चोटी, यानी कि कभी भी किसी भी शब्द के ऊपर जब आपको एक मात्रा यानी कि इस प्रकार की एक चोटी जो है वो देखने को मिलेगी तो वहां पे जो संधि होगी वो अपनी होगी गुण संधि। ठीक है, जैसे अपेक्षा शब्द को देखते हैं। ठीक है, तो अपेक्षा के अंदर यहाँ पे जो है वो एक ही मात्रा है यानी कि एक चोटी है। और जिन शब्दों के ऊपर साथियों एक चोटी आएगी यानी कि एक मात्रा आएगी, ठीक है, वहां पे जो संधि होगी वो होगी अपनी गुण संधि। ठीक है, उसके बाद में सेकंड चीज, जब कभी भी किसी भी शब्द को आप तोड़ोगे, ठीक है, यानी कि संधि विच्छेद करोगे तो उसके अंदर जो है वो री की मात्रा आएगी। ठीक है, जब किसी भी शब्द को हम तोड़ेंगे, सिंपल सा संधि विच्छेद करेंगे तो उसके अंदर जो है वो री की मात्रा जहां पर भी आएगी वहां पे जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। जैसे देखो उदाहरण यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूं महर्षि। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया देवर्षि। ठीक है, जब हम महर्षि शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो ये होगा महा प्लस ऋषि। ठीक है, महर्षि शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा महाधन ऋषि, यानी कि संधि विच्छेद करते समय री की मात्रा आ रही है। ठीक है, जैसे देवर्षि है तो ये हो जाएगा देव प्लस ऋषि, ये हो जाएगा देव प्लस ऋषि। तो इस प्रकार के शब्द महर्षि आ जाए, देवर्षि आ जाए, राज ऋषि आ जाए। ठीक है, किसी भी प्रकार का, जैसे ये ऋषि वाला जो री है, ये री की मात्रा लास्ट के अंदर आती है तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। ठीक है, दो पहचान, पहली एक चोटी जो अपेक्षा के ऊपर है। ठीक है, सेकंड चीज री की मात्रा, संधि विच्छेद करेंगे तो जैसे महर्षि महा प्लस ऋषि, देवर्षि देव प्लस ऋषि। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी शब्द आएगा ऋषि वाला, ठीक है, तो वहां पे जो संधि होगी वो होगी अपनी गुण संधि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शब्द है अपेक्षा, इसको मैं पूरा जो है वो डिलीट कर रहा हूं। देखो हम बात करते हैं अपेक्षा शब्द की, तो अपेक्षा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अपेक्षा के अंदर मात्रा है एक ही। ठीक है, संधि गुण संधि में दो, एक तो आएगा ए और एक आएगा ओ। ठीक है, जैसे ए जो है वो किससे बनता है भाई, ए बनेगा शुरुआत यानी कि पहले पद के अंदर आएगा अ और आ, इन दोनों में से कोई एक स्वर की मात्रा आएगी। ठीक है, या तो अ आएगा या फिर आ आएगा। अब इसके बाद की बात यानी कि अ और आ के बाद में प्लस के अंदर अगर छोटी ई की मात्रा आती है या फिर अगर बड़ी ई की मात्रा आ गई तो वो बन जाएगा शब्द क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अगर अ और आ तो पहले आएगा,
ठीक है, अ और आ जो हैं ये पहले पद के अंदर आएगा। ठीक है, बीच में से संधि विच्छेद होगा। उसके बाद में यानी कि बाद वाले पद के अंदर अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई, इन दोनों में से अगर कोई भी एक मात्रा आएगी तो वहां पे जो है ये बन जाएगा ए। और इसी प्रकार से अगर हम ओ की बात करें तो ओ में सबसे पहले अ आएगा, इसी प्रकार से आ आएगा, और इसके साथ में अगर ऊ की मात्रा आ जाए या फिर बड़े ऊ की मात्रा आ जाए तो ये बन जाएगा ओ। ठीक है, ये जो है वो ओ बन जाएगा। यहाँ पे जो ए है अपेक्षा के अंदर, तो सबसे पहले यानी कि एक पहले पद के अंदर जो है वो अ आएगा या फिर आ, तो ये बन जाएगा अप। इसके बाद में प्लस इक्सा। ठीक है, अप प्लस इक्सा यानी कि बन गया अपेक्षा। ठीक है, अप के अंदर किसकी मात्रा है? अप जो है वो इसके अंदर जो है वो अ की मात्रा है। ठीक है, आगे हमें बनाना क्या है? हमें बनाना ए है। ठीक है, ए बनाने के लिए पहले पद के अंदर अ की मात्रा और दूसरे में छोटी ई या फिर बड़ी ई, दोनों में से एक मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे अ है और प्लस में यहाँ पे बड़ी ई है, तो ये बन गया क्या? ये बन गया छोटा ए, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है संधि विच्छेद। देखो संधि पहचान जो है वो आराम से कर सकते हैं गुण की, क्योंकि भाई या तो एक चोटी आएगी या फिर ऋषि वाला जो ऋषि जो री आएगी। ठीक है, महर्षि देवर्षि, इस प्रकार से। देखो संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो है वो पूरा आपको याद करना पड़ेगा संधि विच्छेद के लिए। ठीक है, जैसे शब्द के अंदर ए की मात्रा आ रही है तो अ आ, इसके साथ में छोटी ई की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा आएगी। अगर शब्द के अंदर ओ की मात्रा आ रही है तो ओ के लिए अ आ तो आएगा ही आएगा, इसके साथ में छोटा ऊ या फिर बड़े ऊ की मात्रा आती है तो ये जो है वो बन जाएगा ओ स्वर। ठीक है, इस प्रकार से अपेक्षा का जो संधि विच्छेद है वो है अप प्लस इक्सा, और संधि की बात करें तो हो जाएगी गुण संधि। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जिन का भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में जो है वो सही संधि नहीं हुई है। ठीक है, इनमें से किस विकल्प के अंदर यानी कि किस ऑप्शन के अंदर सही संधि नहीं है। ठीक है, रीट लेवल 2 2016 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें योगी प्लस ईस की। ठीक है, अब देखो योगी प्लस ईस, तथा प्लस एव से तथेव बनाए, नव प्लस उडा से नवोडा बनाए, और वर्षा प्लस ऋतु से वर्ष ऋतु बनाए। ठीक है, तो कौन सा विकल्प के अंदर संधि जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें योगी प्लस ईस की। ठीक है, तो योगी यानी कि योगी का जो अंतिम वर्ण है, ठीक है, गी वाला, इसके अंदर आप देखना कि बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है भाई, बड़ी ई की है। योगी के अंदर जो ग के अंदर जो मात्रा लगी है वो किसकी है? बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, बड़ी ई की प्लस दूसरा पद। यहाँ पे हम सेकंड पद को देखें तो यहाँ पे है ईस, यानी कि यहाँ पर भी है बड़ी ई की मात्रा। जब बड़ी ई और बड़ी ई ये दोनों आपस में मिलेगी तो बनेगा क्या? बड़ी ई बनेगी। ठीक है भाई, जैसे अ और आ, और इसके बाद में भी अ और आ में से कोई भी एक आ जाए तो बनेगा क्या? आ बनेगा। ऊ और ऊ मिलके क्या बनेंगे? बड़ा ऊ बन जाएगा। ई और ई मिलके क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से योगी, तो आगे जो संधि होगी वो योगेश नहीं होगा साथियों, योगेश नहीं होगा, यानी कि ग के अंदर जो है वो बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए, तो ये बनेगा योगीस। ये बन जाएगा योगीस, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो बड़ी ई की मात्रा है। ये देखो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है और आगे ईस के अंदर जो है वो बड़ी मात्रा है, तो दोनों मिलकर के जो है वो बड़ी ई का निर्माण करेंगे, यानी कि संधि होगी अपनी कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर भी ई की मात्रा है, आगे ईस के अंदर जो है वो ई की मात्रा है, दोनों ई और ई मिलके बड़ी ई का निर्माण करेंगे, और योगीस में यानी कि ग के अंदर जो है वो ए की मात्रा नहीं आएगी, किसकी आएगी? बड़ी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, तो संधि करेंगे तो ये हो जाएगा योगी प्लस ईस, यानी कि योगीस। ठीक है, संधि कौन सी होगी? तो संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि योगी प्लस ईस से मिलकर के योगीस बनेगा, योग्य जो है वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि योग्य जो है ये उदाहरण है गुण संधि का। ठीक है, योगेश की हम बात करें तो एक चोटी आ रही है, यानी कि गुण संधि है, लेकिन यहाँ पे जो संधि बन रही है वो है अपनी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद में तथा प्लस एव। ठीक है, तथा प्लस एव की बात करें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कौन सी है? दो मात्रा, यानी कि वृद्धि।
ठीक है। उसके बाद में नवोढा की बात करें तो एक चोटी यानी कि गुण, एक चोटी यानी कि गुण संधि। और वर्ष ऋतु की बात करें तो वर्षा प्लस ऋतु, इसके अंदर जो है वो संधि होगी कौन सी, इसके अंदर भी गुण संधि होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो री की मात्रा आ रही। ठीक है, तो वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु गुण संधि है। ठीक है, नव प्लस उडा, नवडा, क्योंकि एक चोटी आ रही है तो संधि होगी गुण। और तथैव के अंदर जो है वो दो चोटी है यानी कि संधि होगी वृद्धि संधि। और योगी प्लस ई से बनेगा योगीश, और इसके अंदर जो संधि है वो है अपनी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से, ठीक है, कौन सा जो है वो अव्ययभाव समास का एक उदाहरण है। ठीक है, इनमें से कौन सा उदाहरण जो है वो चारों में से एक अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ठीक है, अव्ययभाव समास की पहचान क्या है, कैसे पहचान करोगे किसी भी शब्द के अंदर जो है वो अव्ययभाव समास है। भाई अव्यय, सीधी सी बात है, या तो कोई अव्यय आएगा या फिर कोई उपसर्ग आएगा। ठीक है, दो ही चीजें, या तो कोई अव्यय आएगा वहां पे या फिर कोई उपसर्ग आएगा। जैसे जैसे शब्द के शुरुआत में अगर यथा आ जाए, ठीक है, पहली बात, अगर शब्द के शुरुआत में यथा आए, शब्द के शुरुआत में प्रति आए, शब्द के शुरुआत में आ आए, शब्द के शुरुआत में बर आए, शब्द के शुरुआत में नी आए, शब्द के शुरुआत में नी आ जाए। ठीक है, यथा, आ, प्रति, भर, नी, इस प्रकार के शब्द, मतलब इस प्रकार के अव्यय या फिर इस प्रकार के उपसर्ग जो हैं वो अगर किसी भी शब्द के आगे आपको दिखाई देते हैं तो वहां पे या फिर लास्ट में जो है वो सार आएगा, अंतिम पद। ठीक है, प्रत्यय के रूप में सार आ जाएगा। तो इस प्रकार के शब्द यानी कि यथा, प्रति, आ, भर, नी, सार, इस प्रकार के ये 5 और 7 शब्द जो है वो अगर आप याद कर लोगे, 5 से 7 शब्द, तो आराम से अव्ययभाव समास को कर जाओगे। ठीक है, अव्ययभाव समास की एक ही पहचान है, यथा, प्रति, आ, भर, नी और सार, इस प्रकार के उपसर्ग या इस प्रकार के अव्यय जो है वो अगर आपको देखने को मिलते हैं किसी भी शब्द में, तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अव्ययभाव समास। सेकंड चीज देखो, एक तो पहचान होगी ये, एक तो पहचान ये होगी कि भाई किसी भी शब्द के शुरुआत में अव्यय आएगा या फिर उपसर्ग आएगा। ठीक है, तो वहां हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो समास होगा अपना कौन सा, अव्ययभाव समास। ठीक है, सेकंड चीज, अगर किसी भी शब्द की रिपीटिंग हो रही है, ठीक है, अगर एक शब्द है और वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी जो शब्द अपना जो समास होगा वो होगा अव्ययभाव समास। जैसे घड़ी, और यहाँ पे मैंने लिखा घड़ी। अब 90% जो स्टूडेंट है वो इसको समझेगा कौन सा, दबंत समास, कि ये जोड़ा है और बीच के अंदर डैश लगा है, तो समास कौन सा, दबंत समास। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी किसी भी शब्द की रिपीटिंग होती है, यानी कि एक शब्द जो है वो रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना कौन सा होगा, वहां पे अपना अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, दिनों दिन, ठीक है, घड़ी घड़ी। जैसे एक किसने एक बार पूछा गया था कि धड़ाधड़, किसने पूछा क्या, कि धड़ा धड़। ठीक है, इस धड़ाधड़ के अंदर जो है वो कौन सा समास है, क्वेश्चन पूछा गया था कि धड़ाधड़ जो है वो इस शब्द के अंदर जो है वो कौन सा समास है। तो जब एक शब्द की रिपीटिंग होती है, वो शब्द दोबारा आता है, तो वहां पे दिनों दिन हो गया, घड़ी घड़ी है, धड़ाधड़ है, कोई भी शब्द, समास कौन सा, अव्ययभाव समास। या फिर शब्द के शुरुआत में यथा, प्रति, आ, भर, नी, इसमें से कोई भी अगर उपसर्ग या कोई भी अव्यय जो है वो आता है, तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अव्ययभाव समास। तो ये तो होगी पहचान। ठीक है, अब इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो सीधा सा दिख रहा है कौन सा, यथाशक्ति, क्योंकि शुरुआत में क्या आ रहा है, यथा आ रहा है, शुरुआत में जो है वो यथा आ रहा है, यथा, प्रति, आ, भर, नी, इसमें से कोई भी उपसर्ग या फिर कोई भी प्रत्यय आता है, तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अपना अव्ययभाव समास। ठीक है, अब देखो हम देशभक्ति की बात करें। ठीक है, ये जो शब्द है देशभक्ति, इसके लिए क्या होगा, देखो देश के लिए भक्ति। भाई देशभक्ति शब्द को अगर हम समास का विग्रह करेंगे तो समास विग्रह बनेगा देश के लिए भक्ति। अब के लिए क्या है, ये जो के लिए है ना साथियों, ये एक विभक्ति है। ठीक है, मैं है, पे है, का है, के है, ठीक है, के लिए है, से है, संप्रदान के लिए यानी कि अपादान से। तो ये जो है वो विभक्तियां हैं, और इन विभक्तियों का सीधा संबंध है तत्पुरुष समास से। जब किसी भी शब्द को अगर हम तोड़ते हैं और उसके अंदर का, की, के, को, से, में, पे, पर, के लिए, इस प्रकार की विभक्तियां किसी भी शब्द के अंदर आपको अगर देखने को मिले, तो वहां पे समझ जाना कि यहाँ पे जो है वो समास है तत्पुरुष समास। जैसे रेलगाड़ी, समास विग्रह करो, रेल के लिए गाड़ी। ठीक है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना। तो ये जो समास है ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में
दानवीर, ठीक है, दान है जो वीर, एक वीर की विशेषता बताई जा रही है कि वीर कैसा है, दानवीर है, तो दान है जो वीर, दान है जो वीर, हैं जो या फिर के समान, हैं जो या फिर के समान, ये आएंगे किसमें, ये आएंगे कर्मधारय समास में। ठीक है, बिल्कुल हम आगे जो है वो इनकी कंप्लीट चर्चा करेंगे, आराम से एक एक को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में महावीर यानी कि महान है जो वीर, यहाँ पर भी वीर की विशेषता बताई जा रही है, महावीर यानी कि महान है जो वीर। तो ये दोनों जो उदाहरण है ये तो हो जाएंगे कर्मधारय के। ठीक है, यथाशक्ति अपना हो जाएगा अव्यय भाव का, और देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास का। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला प्रश्न है कि किस समास में अंतिम पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, किस समास के अंदर अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है। तृतीय श्रेणी शिक्षक 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम पद प्रधान कौन से में होगा, तत्पुरुष समास में होगा, कर्मधारय में होगा, बहुव्रीहि में, या फिर अव्यय भाव। साथियों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें अव्यय भाव की, तो अव्यय भाव शब्द की अगर बात करें तो इसके अंदर हमेशा पहला पद जो है वो अपना क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, अव्यय भाव समास के अंदर प्रथम पद जो है वो हमेशा प्रधान होता है। अगर क्वेश्चन सीधा पूछे आपसे कि निम्न में से किस समास के अंदर प्रथम पद की प्रधानता होती है, किस में होती है, अव्यय भाव समास के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछें, अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछें कि निम्नलिखित में से किस समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान कौन से में होंगे, तो दोनों पद अगर प्रधान की बात करें तो वो हो जाएगी भाई किसमें, वो हो जाएगी अपने द्वंद्व समास में। ठीक है साथियों, द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। अव्यय भाव समास के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहला पद प्रधान होगा। ठीक है, अंतिम पद की बात करें तो ये होगा तत्पुरुष समास के अंदर, और जिनका भी ऑप्शन ए है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम पद, अंतिम पद मतलब दूसरा पद जो प्रधान होगा वो होगा तत्पुरुष समास के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बहुव्रीहि समास की, यहाँ पे साथियों अगर मैं बात करूं इस बहुव्रीहि समास की, तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में होता है न तो पहला, न तो पहला, ठीक है, और न दूसरा, न दूसरा, इन्हें ये दोनों नहीं थे। बहुव्रीहि समास के अंदर न तो पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, और न दूसरा होता है। बहुव्रीहि समास के अंदर जो है वो तीसरा पद यानी कि अंत मतलब जैसे न तो पहला न दूसरा कोई अन्य पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास में हमेशा अन्य पद जो है उसकी प्रधानता पाई जाती है, न तो पहला और न तो दूसरा, क्योंकि इसमें बहुव्रीहि में अर्थ ही तीसरा निकल रहा है। भाई बहुव्रीहि समास है ये हमेशा किसी तीसरे अर्थ की बात करता है। ठीक है, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, किसकी बात कर रहा है, गणेश की बात कर रहा है। ठीक है, सीधा बहुव्रीहि समास जो है वो हमेशा तीसरे शब्द को टारगेट करेगा। ठीक है, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, किसका है, गणेश जी का है। ठीक है, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, तत्पुरुष में ध्यान रखना अंतिम पद, या पे अंतिम की जगह पूछ सकता है दूसरा पद, ठीक है, तो भी आएगा तत्पुरुष। ठीक है, अव्यय भाव में हमेशा पहला होगा। ठीक है, द्वंद्व समास के अंदर दोनों होंगे। ठीक है, द्वंद्व के अंदर दोनों पद की प्रधानता, दाल रोटी, ठीक है, रोटी सब्जी, इस प्रकार से। और यहाँ पे बहुव्रीहि की बात करें तो न तो पहला न दूसरा, हमेशा कौन सा, कोई अन्य पद की जो है वो प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपकी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आ रही है तो क्लास को एक जो है वो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और अगर नहीं आ रही है तो अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पेश करें, ताकि मैं आपको उस हिसाब से और चीज़ें जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करवा सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस शब्द के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, ऐसा शब्द बताना चारों में से जिसके अंदर उपसर्ग भी हो और जिसके अंदर यानी कि सफिक्स भी हो और उसके अंदर जो है वो परफिक्स भी हो। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो है वो किस शब्द के अंदर है। ऑप्शन ए देखो, स्वच्छता के अंदर है, सुंदरता में है, आर्थिक में है, या फिर आधुनिक शब्द के अंदर है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो है वो किस शब्द के अंदर प्रयोग हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वच्छता शब्द की बात करें, स्वच्छता शब्द की बात करें तो इसके अंदर जो है वो प्रत्यय भी है। ठीक है, और इसके अंदर उपसर्ग भी है। ठीक है, प्रत्यय कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है, देखो उपसर्ग तो है इसके अंदर सु उपसर्ग, उपसर्ग कौन सा है,
सुउपसर्ग है। और प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय है ता प्रत्यय, ता प्रत्यय। तो उपसर्ग पूछे स्वागत संस्था में सीधा अगर आपसे उपसर्ग पूछे तो करना है सुउपसर्ग, ठीक है। अगर आपसे संस्था के अंदर सीधा प्रत्यय पूछे तो करना है कौन सा, अपना ता प्रत्यय, ठीक है। तो संस्था जो शब्द है, ठीक है, इसके अंदर उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न कह रहा कि पराजय जो शब्द है, ठीक है, पराजय शब्द है, इसमें कौन सा तो है वो उपसर्ग लगा है। तो तक सुने, पराजय शब्द के अंदर जो है वो कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है। पर उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, पारा या फिर प उपसर्ग। देखो पराजय शब्द की बात कहें तो इसके अंदर जो उपसर्ग है वो है परा उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग कौन सा है, परा उपसर्ग है। परा उपसर्ग प्लस जो मूल शब्द है वो है जय, तो इससे बन जाएगा पराजय। परा उपसर्ग और जय जो है वो मूल शब्द हैं, यानी कि पराजय के अंदर जो उपसर्ग है वो है परा उपसर्ग। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, परा उपसर्ग। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा कि किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है। इन चारों में से किस विकल्प के अंदर, ठीक है, इनमें से किस विकल्प के अंदर जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है। आपको बताना कि किस शब्द के अंदर जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है। सेवा निवृत्त, ठीक है, सेवा निवृत्त, अंधविश्वास, ख्याति प्राप्त या फिर शपथ पत्र। तत्पुरुष समास के अंदर हमेशा विभक्तियों का लोप होगा। विभक्तियां जो हैं उसका क्या होगा, विभक्तियों का क्या होगा, लोप होगा, ठीक है। जब भी किसी भी शब्द को आप समास का समास विग्रह करते हैं तो उस समय अगर किसी भी विभक्ति का वहां पे लोप हो रहा है, ठीक है, का की विभक्ति है, को की है, से की है, मैं की है, पर की है, के लिए है, इन सभी इनमें से किसी भी विभक्ति का अगर लोप होता है तो वहां पे जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे जो शब्द है अपना वो है सेवानिवृत्त, ठीक है। जब मैं सेवानिवृत्त शब्द का, सेवानिवृत्त जो शब्द है इसका अगर मैं समास विग्रह करता हूं तो मुझे जो शब्द प्राप्त होगा वो होगा सेवा से निवृत्त। क्या होगा, सेवा से निवृत्त, ठीक है, सेवा से निवृत्त। तो इसके अंदर जो विभक्ति है, इसके अंदर जो विभक्ति है वो है से की विभक्ति। इसके अंदर जो विभक्ति है वो किसकी है, से की विभक्ति है, यानी कि सेवा से निवृत्त। तो आ गई से की विभक्ति और इसको जब मैंने वापस जोड़ा तो ये बन गया सेवा निवृत्त, ठीक है। तो कैसे विभक्ति का लोप हुआ, से विभक्ति का लोप हुआ। और जहां पर भी किसी भी विभक्ति का अगर लोप होता है तो वहां पे जो समास होगा वो होगा अपना तत्पुरुष समास। उसके बाद में देखो अंधविश्वास। अब देखो अंधविश्वास, जो अंधविश्वास जो शब्द है साथियों, अंधविश्वास इसका मतलब होता है कि अंधा है जो विश्वास। इसका संधि विच्छेद में करता हूं तो इसका मिलेगा क्या, अंधा है जो विश्वास, ठीक है, अंधा है जो विश्वास। अब देखो अंधा है जो विश्वास, जहां पर भी है जो या फिर के समान, है जो या फिर के समान आता है तो वो किसके उदाहरण है, वो हो जाएंगे अपने क्रमधारय समास के उदाहरण है, ठीक है। जहां पर भी अगर किसी भी शब्द को आप तोड़ोगे, जैसे चंद्रमुख, मतलब चंद्र के समान मुख, विशेषता बताई जा रही है चंद्र के समान मुख, नील गाय, इनकी नीली है जो गाय, तो यहाँ पे है जो आ गया। तो जहां पर भी आप शब्द को तोड़ोगे आराम से, समास को आराम से धैर्य के साथ में अगर तोड़ के देखोगे ना तो आराम से चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अंधविश्वास है यानी कि अंधा है जो विश्वास। अब बीच में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है जो। या फिर मैंने आपको कहा था ना कि चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख। तो किसी भी शब्द को, किसी भी समास को जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें दो चीजें आएगी, एक तो आएगी है जो, ठीक है, एक आएगी के समान। अगर इन दोनों में से कोई भी आपको एक चीज भी मिलती है ना तो वहां पे कर देना कौन सा, वहां पे कर देना क्रमधारय समास, ठीक है। तो अंधविश्वास में कौन सा है, क्रमधारय है। ख्याति प्राप्त, ख्याति प्राप्त यानी कि ख्याति को प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, ठीक है। तो इसके अंदर विभक्ति कौन सी है, को विभक्ति है, ठीक है। ख्याति प्राप्त यानी कि ख्याति को प्राप्त, तो विभक्ति कौन सी है, को विभक्ति है, ठीक है। उसके बाद में शपथ पत्र मतलब शपथ के लिए पत्र, तो विभक्ति कौन सी है, के लिए विभक्ति है। तो जब भी किसी भी शब्द के अंदर आपको जो है वो के लिए, को विभक्ति, से विभक्ति, ठीक है, इस प्रकार की विभक्तियों का लोप होता दिखाई देता है तो वहां पे जो हमारा समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसमें से किसमें नहीं है, अंधविश्वास से नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास में अंधा है जो विश्वास अर्थात जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास,
ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प में परस्पर जो है वो सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें से किस विकल्प के अंदर जो शब्द हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इनमें देखो ऑप्शन ए देखो, अमृत और पीयूष, ये बिल्कुल देखो, अमृत, अमृत जल का प्याला जिसको बोलते हैं ना, तो अमृत, ठीक है, अमृत और पीयूष, ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अमृत और पीयूष। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी कह रहा है कि चंद्रमा और विदु, साथियों चंद्रमा और विदु जो हैं ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है, चंद्रमा और विदु जो है ये साथियों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन सी की अगर बात करें, हंस और अहि, ठीक है, और ऑप्शन डी है जल और वारी, तो जल और वारी जो हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जल और वारी जो हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस अहि शब्द की बात करूँ साथियों, इस अहि शब्द की बात करूँ तो ये जो अहि शब्द है ये पर्यायवाची किसका, ये पर्यायवाची सांप का। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, हंस। ठीक है, जो सफेद वाला जो हंस होता है वो होता है हंस, और अहि जो है ये एक सांप का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो आपका सही नहीं है, हंस हंस का पर्यायवाची है और अहि जो है ये सांप का पर्यायवाची है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आग का पर्यायवाची है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो एक आग का पर्यायवाची है। ठीक है, अनिल, अनल, अनल या फिर अनिल, अनिल, तो इसके अंदर नी की जो है वो बड़ी मात्रा आ रही है, तो आग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा जो है वो एक आग का पर्यायवाची है। देखो अनिल शब्द जो है ना ये पर्यायवाची है किसका, हवा का। हाँ जी, अनिल जो है वो किसका पर्यायवाची है, अनिल जो पर्यायवाची है ये है अपने हवा का पर्यायवाची। ठीक है, अनल की बात करें, यहाँ पे अगर अनल की बात करें तो अनल जो है ये आग का पर्यायवाची। ठीक है, अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है, अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची है, और यहाँ पे अगर बात करें मैं किसकी, अनल और अनिल ये किसी के पर्यायवाची नहीं है। तो आग का पूछा है तो हो जाएगा अनल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा देखो अगर आपसे पावक पूछें, आग का पर्यायवाची, अगर आपसे कृषाणु पूछें किसका पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर आपसे अग्नि पूछें किसका पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है। अगर आपसे हुतासन पूछें तो किसका पर्यायवाची है, ये भी आग का पर्यायवाची है। ठीक है, अनल, पावक, कृषाणु, अग्नि और हुतासन ये सभी जो है वो किसके पर्यायवाची है, अपने आग की पर्यायवाची है। ठीक है, अनिल किसका पर्यायवाची है, अनिल हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, समीर किसका पर्यायवाची है, समीर, समीर भी हवा का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से अनिल, समीर ये है हवा की पर्यायवाची। ठीक है, अनल आग का पर्यायवाची है, पावक आग का है, कृषाणु है, अग्नि है और हुतासन है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो किसके पर्यायवाची है, अपने अनल की पर्यायवाची है। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुज जो शब्द हैं, ठीक है, इस अनुज शब्द का विलोम शब्द जो है वो कौन सा है। ठीक है, अनुज जो शब्द हैं इसका विलोम शब्द जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए देखो बहरा, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी कनिष्ठ है, ऑप्शन डी अग्रज। देखो साथियों अनुज, अनुज के अंदर जो उपसर्ग हैं वो है अनु उपसर्ग। ठीक है, अनु के अंदर जो उपसर्ग है अनुज में वो अनु उपसर्ग है। ठीक है, और सब जो मूल शब्द हैं वो है ज मूल शब्द। ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, और अनु का मतलब होता है पीछे। ठीक है, यानी कि अनु का मतलब हो गया पीछे, यानी कि बाद में जन्म लेने वाला। ठीक है, बाद में जो जन्म जन्म लेता है उसको बोलते हैं क्या, अनुज। अनुज यानी छोटा, बाद में। अनु का मतलब क्या हो गया, अनु का मतलब क्या पीछे या फिर बाद में। ठीक है, और ज का मतलब हो गया जन्म लेने वाला। ठीक है, तो बाद में जन्म लेने वाला जिसको हम बोलते हैं अनुज, तो अनुज का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अग्रज, यानी कि अग्रज का मतलब हो गया पहले जन्म लेने वाला। ठीक है, अनुज का मतलब हो गया अनु प्लस ज, अनु जो है उसके अंदर उपसर्ग है, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। अनु का मतलब हो गया बाद में जन्म लेने वाला, और यहाँ पे जो अग्रज है इसका मतलब हो गया कि पहले जन्म लेने वाला। तो अनुज का जो उपसर्ग हो सॉरी अनुज का जो विलोम होगा वो होगा अग्रज। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द जो है वो कौन सा है, अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर कृत्य। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब होता है कि जिसके पास में थोड़ा ज्ञान है, जिसके पास में थोड़ा ज्ञान है, यानी कि थोड़ा बहुत जानने वाला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्पज्ञ। और जो बहुत कुछ जानता है, ठीक है, जो
सब कुछ जानता है उसको हम बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, तो अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अपना सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला। ठीक है, अल्पज्ञ यानी कि बहुत कुछ, थोड़ा बहुत जो है वो जानने वाला। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द हो गया सर्वज्ञ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक सार्थक शब्द जो है वो क्या होगा। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है उसके लिए एक सार्थक शब्द जो है वो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो ईशान। इस ये जो ईशान एक दिशा है, ठीक है, ये ईशान जो है वो इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या है भाई। ईशान तो है उत्तर और पूर्व की दिशा। ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है उसको हम बोलते हैं ईशान। ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है उसको हम ईशान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आग्नेय की, यहाँ पे अगर मैं आग्नेय की बात करूँ तो यह है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा है उसको हम बोलते हैं आग्नेय। ठीक है, उसके बाद में नैऋत्य। नैऋत्य जो है ये दक्षिण पश्चिम की दिशा जो है ये है नैऋत्य। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे वायव्य की, तो वायव्य जो है ये साथियों किसकी है, ये है अपनी उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ईशान जो है वो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा है ईशान। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो ईशान है। आग्नेय की बात करूं तो ये दक्षिण पूर्व के बीच की है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम के लिए होगा नैऋत्य और इसके बाद में उत्तर और पश्चिम के लिए होगा वायव्य। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ए ऑप्शन सही होगा। दक्षिण पश्चिम का पूछा है तो हो जाएगा, सॉरी दक्षिण पश्चिम का पूछा तो नैऋत्य हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिसकी पहले आशा नहीं की गई है वह है। ठीक है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई है वह है। ठीक है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई है। ठीक है, कल्पित है, अकल्पनीय है, अप्रत्याशित है या फिर आशातीत है। देखो साथियों, जिसकी पहले आशा नहीं की है वो होता है अप्रत्याशित। ठीक है, ये जो अप्रत्याशित शब्द हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये हर बार जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, अप्रत्याशित। देखो अप्रत्याशित की बात करें तो अप्रत्याशित के अंदर एक तो अ उपसर्ग है, अ क्या है उपसर्ग है, उसके बाद में प्रति उपसर्ग है। ठीक है, प्लस अ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, आशा इसके अंदर जो है वो एक मूल शब्द है। आशा जो है ये इसके अंदर एक मूल शब्द है। कौन सा, एक मूल शब्द है, यहाँ पे एक मूल शब्द है आशा। ठीक है, आशा मूल शब्द है। उसके बाद में इसके साथ में जो है वो कौन सा प्रत्याशित यानी कि एत प्रत्यय है। एत क्या है, प्रत्यय है। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित में एक तो ध्यान रखना अ उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद में एक प्रति उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद में एत जो है वो क्या है, प्रत्यय है। ये दोनों जो है वो क्या है, ये दोनों इसके अंदर जो है वो उपसर्ग है। ठीक है, आशा जो है ये क्या है, तो ये एक इसके अंदर एक मूल शब्द है। ठीक है, उसके बाद में एत जो है ये क्या है, प्रत्यय है। तो अप्रत्याशित, उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, आशा मूल शब्द और एत प्रत्यय। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार आपका पूछा भी गया है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि इति और इति, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या है। ठीक है साथियों, इति एक तो होता है इति और एक होता है इति। ठीक है, इन दोनों का सही अर्थ क्या है। तो साथियों इनका जो सही अर्थ है वो इति, जो ये वाला इति है इसका मतलब होता है पूर्णता, और ये जो बड़े वाला इति है इसका मतलब हो गया इच्छा। ठीक है, तो पूर्णता और इच्छा, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा इति और इति। इन दोनों शब्दों का जो सही अर्थ होता है, इनकी छोटे वाला ती है और छोटे वाला ई है तो वो हो गया पूर्ण। ठीक है, छोटे वाला बन के पूर्ण हो गया, इनकी पूर्णता, और इति का मतलब हो गया इच्छा, तो पूर्णता और इच्छा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो एक तद्भव है। ठीक है, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। देखो अगर किसी भी शब्द के ऊपर आपको इस प्रकार का अनुस्वार जो है वो देखने को मिलता है, जैसे मैं यहाँ पे शब्द लिखता, जैसे मैंने लिखा आंख, आंख। ठीक है, ये जो शब्द हैं ये एक तद्भव शब्द है, क्योंकि जिन शब्दों के ऊपर आपको अनुस्वार यानी कि चंद्र बिंदु, ठीक है, इस प्रकार जैसे चंद्र बिंदु यानी कि अनुस्वार अगर आता है तो वहां पे जो सारे शब्द हैं वो है तद्भव के शब्द। ठीक है, और अगर किसी भी शब्द के अंदर ड इसके नीचे बिंदी है या फिर ड इसके नीचे बिंदी है तो ये जो शब्द हैं ये भी होंगे किसके, ये भी होंगे तद्भव के। एक तो अनुस्वार वाले
चंद्र बिंदु वाले, ठीक है, चंद्र बिंदु जिनके ऊपर है वो हो गए कौन से, तद्भव। और एक वो जहाँ पर ड और ड़ के नीचे बिंदी लगी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे जो होंगे वो होंगे तद्भव। तो इसमें से वैकर्ण ये तत्सम है, स्त्री ये तत्सम है, गौतम ये तत्सम है, लेकिन हाथी जो है ये एक तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये है आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, इन चारों में से कौन सा शब्द जो है, देखो तीन तो तद्भव है, एक कौन सा ऐसा है जो, सॉरी, तीन तत्सम है और एक कौन सा ऐसा जो तत्सम नहीं है, ठीक है। विवाह, ठीक है, शाक, मुखिया या फिर जनता, ठीक है, इन चारों में से कौन सा जो है वो तत्सम नहीं है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।